मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 1 जोग्राफ़ी। आज हम जोग्राफ़ी का आपका चैप्टर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factors of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कैसे बना है? इंटरेक्शन, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उस इंटरेक्शन के जरिए जो सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जब यह इंटरेक्शन होता है तो इसमें एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी इस इंटरेक्शन में साथ साथ चलते हैं। यानी कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उस एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। और ये सब क्या करते हैं, इनका काम क्या है? ये सभी किस तरह जुड़े हुए एक दूसरे से कि सभी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी और मटेरियल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले फैक्टर फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी उसमें साथ साथ चलते हैं। इसमें क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप द रवि क्लास वाज अटेंडिंग जैसी एक्सक्लेम व्हाट अ हैवी डाउनपोर। अभी आपको एग्जाम्पल की मदद से बताने की कोशिश की है कि एक एनसीसी कैंप लगा है जिसमें रवि की क्लास ने भाग लिया है, अटेंड कर रही है। अब जैसी है कोई उसे कोई क्वेश्चन वगैरह पर पुट अप करती है कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर। ये हैवी डाउनपोर क्या है? इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। फिर वो किसी को अपने घर के बारे में याद आते कि जब वो केरला में थी, डाउनपोर को लेकर क्या हुआ, कैसे हुआ। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर एंड पोर एंड पोर ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। तो वो कहती है कि यू शुड कम, कि आपको वहाँ आना चाहिए। कहाँ? केरला। और देखो पोर्स 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 किस तरह से वो कोकोनट प्लांटेशन पर, हरी हरी फील्ड पर, हरे हरे मैदानों पर किस तरह से वो उसके पूरे छाए रहते हैं। तो अपने एक एक्सपीरियंस है जो शेयर कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँगी। एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है जो बुक की एग्जाम्पल हैं हम वही लें। बुक में आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनमें एग्जाम्पल्स इसलिए दी जाती हैं ताकि बच्चे को जल्दी समझ में आ सके। तो इकोसिस्टम देखो, इकोसिस्टम में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन शामिल हैं? आप हैं, ह्यूमन बींग्स यानी कि आप और हम, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इकोसिस्टम में पाए जाने वाले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम को बैलेंस मेंटेन करती है। हम इकोसिस्टम से किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं हटा सकते, ना प्लांट्स को, ना एनिमल्स को, ना ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि तीनों ही चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करती, बल्कि ये तीनों ही इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। अगर हम दुनिया से पेड़ पौधे हटा दें तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम एनिमल्स को रिमूव कर दें तो पेड़ पौधे और इंसान खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, और ह्यूमन बींग्स ख़त्म कर दें तब भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम में कंज्यूमर भी होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, और दूसरे लोग भी होते हैं। प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर भी होते हैं और कंज्यूमर। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो वो प्रोड्यूसर होते हैं, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। देखिए मैंने अभी आपको ये बताया था कि इकोसिस्टम में जो पेड़ पौधे, जानवर और एनिमल्स पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। हम, आप, प्लांट्स, एनिमल्स, सब हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग पाई जाती है हम उन पर डिपेंड करते हैं।
ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यही मैंने आपसे कहा था कि हम सब एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ये रिलेशनशिप है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हों, प्लांट्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, ये जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये जो रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप क्या बनाती है, यही इसी तमाम चीज़ों से मिलकर बनता है इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड। अब देखिए इकोसिस्टम कहाँ कहाँ बड़े बड़े इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट है यानी कि बरसाती जंगलात हैं, घास के मैदान हैं, डेजर्ट है, माउंटेन है, लेक है, रिवर है, ओशन है, यहाँ तक कि एक छोटा सा तालाब का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। यानी कि वहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो सब एक दूसरे पर क्या करते हैं बेटा, वो सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। देखिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ऐसा है जो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना की सलाहियत रखता है। ये स्किल सिर्फ और सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। तो जब हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो हम एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई चेंज कर लेते हैं। जैसा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उस चीज़ को मॉडिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्लासरूम में डस्टर्स को ब्लैक बोर्ड को रब करने के लिए डस्टर चाहिए होता है, और हम लकड़ी से, जो पेड़ से लकड़ी हासिल होती है, हम उससे डस्टर बना लेते हैं। यानी कि हमने लकड़ी को जो ओरिजिनल फॉर्म थी, जो हमें जिस तरह से रॉ फॉर्म में पेड़ से मिली, हमने उसको मॉडिफाई किया। बट अगर हम बात करें एनिमल्स की तो वो ये काम नहीं करते। अर्ली ह्यूमंस एडाप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग यानी कि जिस तरह का नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया करते थे, एडॉप्ट कर लिया करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो क्या करते थे, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी बहुत सिंपल लाइफ थी, हमारी जो लाइफ है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट को कहाँ से पूरा करते थे, यानी कि जो अर्ली ह्यूमन थे वो अपने रोज़ाना की तमाम रिक्वायरमेंट को कहाँ से पूरा करते थे, नेचर से यानी कि जहाँ पर वो रहते थे। विद टाइम नीड ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी वैसे वैसे चेंजेस आए। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। और इंसान ने बहुत सारे नए तरीक़े सीख लिए, एनवायरनमेंट को किस तरह से वो चेंज कर सकता है, किस तरह से एनवायरनमेंट को वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, ये सब उसने वक्त के साथ साथ सीख लिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, डोमेस्टिकेट एनिमल एंड लीड अ सेटल लाइफ। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इंसान ने सीखा किस तरह से वो फसल उगा सकता है, किस तरह से वो एनिमल्स को पाल सकता है, और किस तरह से वो एक जगह सेटल्ड लाइफ जी सकता है। हालांकि इससे पहले इंसानों की ज़िंदगी कैसी थी, अर्ली ह्यूमंस कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड। यानी कि जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह पानी और खाने की तलाश में मूव करते रहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान ने अब एक सेटल्ड लाइफ जीना सीख ली थी। The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, commerce developed। देखो जब पहिए की खोज हो गई तो फिर क्या हुआ, जो सरप्लस यानी कि जो सरप्लस फूड होता था, यानी कि जितना उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होता था, फिर वो उसको क्या करने लगा, बाहर जाकर प्रोड्यूस करने यानी कि बेचने लगा। और इसमें प्रोडक्शन में और पहिए ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो अपना जो सरप्लस फूड जिसको उसे बेचना होता था वो आराम से गाड़ी पर, ब्लॉक कार्ड वगैरह पर रखकर आराम से ले जाया करता था। तो पहिए की खोज ने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प की। इस तरह बार्टर सिस्टम होता है। फिर उसके बाद में इंसान व्यापार करने लगा, कॉमर्स डेवलप्ड, यानी कि अब तिजारत शुरू हो गई, तमाम चीज़ें शुरू हो गई। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी कि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी, और जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई तो जो प्रोडक्शन लेवल था वो फिर बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लेवल पर होने लगा। द ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और देखो ट्रांसपोर्टेशन, पहिए की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया, तेज़ हो गया, और पहिए की वजह से, पहिए की खोज की वजह से और बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिले।
और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, और जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन आज बहुत ज़्यादा इजी हो गया, बहुत तेज़ हो गया, स्पीड हो गया। यानी कि आज हम घर में बैठकर बहुत स्पीड, मतलब स्पीडी का मतलब ये है कि आज हम घर में बैठकर 2 मिनट में अमेरिका फ़ोन डायल करके अपने रिलेटिव से, अपने कज़न से बात कर लेते हैं। तो दैट इज़ द स्पीडी कम्युनिकेशन, कि आज दुनिया में हम कहीं भी बात करना चाहें, एक मैसेज व्हाट्सएप पर कहीं भी बात कर सकते हैं। ये है स्पीडी कम्युनिकेशन। तो ये किसकी देन है? ये देन है हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये सब वक्त के साथ साथ होने वाले चेंजेस हैं। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in the winter? A perfect balance necessary between the natural and human environment. देखो, कभी आपने ये सोचा है कि आप गर्मियों के मौसम में तो वाटरमेलन खाना पसंद करते हो, रसीला वाटरमेलन, और सर्दी में आप जो पीनट्स वगैरह होते हैं वो क्यों? इसलिए क्योंकि ताकि एक बैलेंस बना रहे। देखो, बिटवीन नेचर एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में अगर बैलेंस नहीं बना रहेगा तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो उससे फिर हमारी और आपकी जो लाइफ है वो ख़तरे में आ जाएगी। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे। इंसान ने क्या सीखा है? इंसान ने सीखा कि किस तरह वो इस एनवायरनमेंट में रह सकता है, किस तरह से वो इस एनवायरनमेंट में पाए जाने वाली चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, किस तरह से वो नेचर में पाए जाने वाली चीज़ों को यूज़ कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इंसान ने वक्त के साथ साथ सीखी। ऐसा नहीं हुआ है कि इंसान ने एक साथ ही सब कुछ शुरू कर दिया, नहीं। खेती बाड़ी करना शुरू की, फिर उसके बाद में उसको लगा कि भैया मुझे मेरी फसल की हिफाजत करनी है, तो उसने सेटल्ड लाइफ जीना शुरू की। फिर एनिमल्स को कहाँ, वो एनिमल्स को मार के खा लिया करता था, फिर बाद में उसने उन्हीं जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वक्त की ज़रूरत है, उसके सामने जिस तरह से जो ज़रूरत आई वो उस तरह से एनवायरनमेंट को, नेचर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई और चेंज करने लगा। आज बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये है आपके क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट, मैचिंग, गिव रीज़न। अब आप सुन लीजिए, मैं कल आपको एक PDF भेजूंगी, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर हो रहे होंगे। क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी पर करने हैं, उसके बाद में आपके टिक द करेक्ट हैं वो आपको बुक पर करने हैं, मैचिंग है आपको बुक पे करनी है, और जो गिव रीज़न है क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपको अपनी कॉपी पर करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको बुक पे करना है, 1 और 4 अपनी कॉपी पर करना है। ये आपको PDF कल सेंड कर दी जाएगी। ओके बेटा, और काम बहुत ध्यान से और साफ साफ करिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।